नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एचपी पाठशाला पर स्वागत। जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसके अंतर्गत करीब 50 प्रश्न हमारे हो चुके थे। वर्ष 2013 का जो हमारा पेपर था उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो 50वां जो हमारा अंतिम प्रश्न था वो क्या था? सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। तो यहाँ पर बात पूछ रहा था, प्रश्न क्या पूछ रहा था कि सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 8%, 12%, 16% या फिर 20%। तो आपका सही जवाब था 12%। जबकि अन्य की बात की जाए, जो P2O5 16% और कैल्शियम 19%, वह जो सल्फर था 12% मात्रा इसकी पाई जाएगी। वहीं डीएपी की अगर हम बात करें तो डीएपी में जो नाइट्रोजन था 18% के आसपास पाया जाता है और जो P2O5 46% के आसपास पाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। गन्ना में रैटून स्टिटिंग का कारण क्या होता है? आपका प्रश्न है कि गन्ना में रैटून स्टंटिंग का कारण क्या होता है? विषाणु, फफूंद, जीवाणु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाणु। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। फफूंद, जीवाणु ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो गन्ने में जो रैटून स्टंटिंग बीमारी होती है, गन्ने की एक प्रकार से कह सकते हैं जो पेड़ी होती है उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जो किसके द्वारा फैलती है? तो वायरस के कारण हो जाती है। यह बीमारी आमतौर पर कोरोनी फॉर्म बैक्टीरियम द्वारा दूर की जा सकती है। जब बात हो यह बीमारी किसके द्वारा दूर की जा सकती है, तो कोरोनी फार्म बैक्टीरियम द्वारा दूर की जा सकती है। इसकी रोकथाम के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों? गर्म जल उपचार करते हैं। करीब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 घंटे तक क्या करेंगे? गर्म करेंगे। वह फिर हम कह सकते हैं कि इसको रोगरोधी किस्मों की भी बुआई कर सकते हैं इसके उपचार के लिए। तो नोट करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोस्तों, जैसे कि रैटून स्टंटिंग बीमारी मान लेते हैं, पूछ लिया जाए या गन्ने की किस अवस्था से संबंधित है, तो पेड़ी वगैरह में देखने को मिलती है। रैटून स्टंटिंग बीमारी, रैटून स्टंटिंग बीमारी गन्ने की पेड़ी फसल में देखने को मिलती है। ठीक है, और किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है। अब बात आएगी फिर इसके उपचार की। जब बात होगी इसके उपचार की, तो कोरनी फार्म बैक्टीरियम द्वारा दूर की जा सकती है। कोरनी फार्म बैक्टीरियम। कोरनी फार्म बैक्टीरियम के माध्यम से यह बीमारी दूर की जा सकती है। दूर की जा सकती है। और इसकी रोकथाम के लिए गर्म जल उपचार का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसका? तो गर्म जल उपचार। गर्म जल उपचार का भी प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? तो करीब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे तक इसका उपचार करेंगे करीब। तो एक बार फिर से समझते हैं कि गन्ने में जो रैटून स्टंटिंग का कारण होता है, किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, किसकी फसल है? तो पेड़ी की फसल है। और कोरनी फार्म बैक्टीरियम के माध्यम से इसको उपचारित किया जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए गर्म जल उपचार 50 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे तक करते हैं। ठीक, और रोगरोधी किस्मों का भी हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैविक खेती के घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि जैविक खेती के घटक कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं कार्बनिक खेती, जैव उर्वरक, जैवनाशी, जैव कीटनाशी या फिर उपरोक्त सभी।
तो प्रश्न कैसे ही पता चलता है कि दोस्तों इसके अंतर्गत सभी इसके जो विकल्प हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं होता है। तो जैविक खेती की अगर कुछ विशेषताओं की बात की जाए, विशेषताएं इसकी कौन कौन सी है, तो किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जैविक खेती की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है दोस्तों कि किसी प्रकार के रसायन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि उर्वरक, कीटनाशी, हार्मोन इत्यादि इनके स्थान पर क्या किया जाएगा, जैविक खाद में खाद जो होती है, जैव उर्वरक, इनका सबका प्रयोग किया जाएगा। जैविक खादें, जैव उर्वरक, आदि का प्रयोग। अगले प्रश्न पर अगर हम नजर डालें तो आपका प्रश्न है कि यूपीएएस अर्थात क्या कह रहा है यहाँ पर, यूपीएएस 120 तो किसकी किस्म है, गेहूं की, उड़द की, अरहर की या फिर चने की। किसकी, गेहूं की, उड़द की, चने की या फिर अरहर की। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगी दोस्तों, तो यूपीएएस 120 होती है। ये अरहर की एक किस्म का उदाहरण है जो क्या होता है, करीब कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक जल्दी 120 दिनों में पकने वाली एक प्रकार की अगेती जाति का उदाहरण है। ठीक है, पौधे इसके मध्यम ऊंचाई के कम फैलते हैं, मध्यम ऊंचाई के होते हैं तथा कम फैलने वाले होते हैं। प्रति हेक्टेयर करीब 16 से लेकर के 20 कुंटल के आसपास उपज प्रदान करने का कार्य करते हैं और दिसंबर तक इसकी कटाई करके गेहूं की बुआई इस खेत में कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रजाति आमतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के लिए उपयुक्त है। तो यूपीएएस 120 जो अरहर की एक प्रचलित किस्म का उदाहरण है। अब इससे सभी लोग जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको नोट करते हैं। किसकी किस्म है, तो दोस्तों अरहर की बहुत ही शीघ्र 120 दिनों में अरहर की शीघ्र 120 दिनों में अरहर की शीघ्र 120 दिनों में पकने वाली अगेती जाति है। और पौधे इसके कैसे होते हैं, तो पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं। पौधे कैसे होते हैं, तो पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, कम फैलते हैं। उपज कितनी होती है, तो उपज 16 से लेकर के 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर आसपास इसकी उपज होती है। और अगर क्षेत्र की बात की जाए, वितरण उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के लिए उपयुक्त। यूपी, राजस्थान व हरियाणा के लिए उपयुक्त। ये तो हो गया यूपीएएस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। कह रहा कि वैसे तो गेहूं की सिंचाई की कई स्टेजेस होते हैं दोस्तों। अब हमारी जो क्रॉप साइंस की अगली फसल होगी वह गेहूं से ही संबंधित है, उसी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे। खैर यहाँ पर अगर अपने प्रश्न पर नजर डालें तो कह रहा है कि जब बात हो एक सिंचाई की, मान लेते हैं आपके पास पानी कम उपलब्ध है और एक ही सिंचाई आप कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई किस अवस्था में करनी चाहिए, कल्ले वाली अवस्था, जो कल्ले वाली स्टेज होती है उस पर करनी चाहिए, या फिर फूल बनने की अवस्था,
या ताजमूल जड़ की अवस्था या फिर दूध बनने की अवस्था। जो आपके चार ऑप्शन हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेज पर इसकी बुआई सिंचाई की जानी चाहिए। तो गेहूं में अगर एक सिंचाई उपलब्ध है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में CRI अर्थात क्राउन रॉट इनिशिएशन स्टेज पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। ताजमूल जड़, जिसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, ताजमूल जड़ भी कहते हैं। तो कब किया जाना चाहिए, तो CRI स्टेज पर। क्राउन स्टेज, जो क्राउन रॉट इनिशिएशन, क्राउन रॉट इनिशिएशन अर्थात ताजमूल जड़ करीब कितने दिनों पर होगी, तो 21 दिनों के आसपास होगी। इसको अलग कर देते हैं, ब्रैकेट, क्राउन रॉट इनिशिएशन 21 दिनों के आसपास इसकी बुआई होगी। ये कब की बात की जा रही है, जब आपके पास एक पानी उपलब्ध होगा अर्थात एक सिंचाई पर। वहीं जब आपके पास दो सिंचाई के लिए विकल्प हो तब क्या करना चाहिए, किस स्टेज पर सिंचाई की जाएगी, दो सिंचाई पर, दो सिंचाई उपलब्ध होने पर। दो सिंचाई उपलब्ध होने पर अगर बात की जाए तो CRI एवं पुष्पन अवस्था पर की जाएगी। कब की जाएगी, तो CRI एवं पुष्पन अवस्था पर। और जब तीन सिंचाई आप सभी लोगों के पास उपलब्ध होंगी, तीन सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI गांठ बनने एवं दुग्ध अवस्था पर, CRI गांठ बनने CRI हो गया आपका, गांठ बनने वाली अवस्था हो गई, और दुग्धावस्था। तो एक, अब इसको समझते हैं फिर से क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में आप सभी लोग कैसे सिंचाई करेंगे। CRI स्टेज पर इसे हम सभी लोग क्राउन रॉट इनिशिएशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हिंदी वर्जन की बात की जाए तो ताजमूल जड़ अर्थात करीब 21 दिनों के आसपास सिंचाई करी जाएगी। अब जब आपके पास दो पानी उपलब्ध होंगे तो ऐसी स्थिति में CRI स्टेज के साथ साथ पुष्पन अवस्था पर वह सभी लोग सिंचाई कर देंगे। ठीक है, और वहीं जब बात तीन पानी उपलब्ध होने की होगी तो CRI गांठ बनने एवं दुग्धावस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। यहाँ पर बात की जा रही है कि केले की सर्वाधिक पैदावार कहाँ पर होती है। आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वैसे तो बात की जाए तो केले की अगर सर्वाधिक पैदावार की बात की जाए तो तमिलनाडु में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। वहीं अगर पांच प्रमुख राज्यों की बात की जाए जो अग्रणी उत्पादन में है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी अग्रणी उत्पादक राज्य के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से, तो तमिलनाडु हो गया आपका शीर्ष, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सही हो गया आपके। केले के सर्वाधिक उत्पादन में महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करने वाले राज्य हो गए। अगले प्रश्न पर अगर हम नजर डालते हैं, 56 प्रश्न नंबर आपका क्या रहेगा दोस्तों। सफेद बैंगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी? कौन सा? तो सफेद बैंगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी? आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? मधुमेह, चर्म रोग समस्या, कैंसर या फिर दिल की बीमारी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंगन में कुछ प्रकार के जो औषधीय गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। इससे क्या होता है? भूख बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है और हृदय बल्य कारक, वात एवं कफ के लिए भी लाभदायक होता है। तो खैर अगर इसकी बात की जाए, जो सफेद बैंगन होता है, सफेद बैंगन की सब्जी आमतौर पर डायबिटीज अर्थात मधुमेह के रोगियों के लिए लाभप्रद मानी जाती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो सफेद बैंगन होता है अगर उसकी सब्जी इस्तेमाल करी जाती है तो जो जिनके डायबिटीज से संबंधित समस्याएं होती हैं उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। बैंगन के लिए, बैंगन के जो बीज होते हैं क्षुधावर्धक होते हैं, ठीक है। और दांत के दर्द में जो दांतों के जो दर्द होते हैं दोस्तों, सीख से गोद करके क्या होता है? तिल के तेल में तला हुआ बैंगन खाया जाता है। तो सफेद बैंगन किस रोग के निवारक के लिए उपयोगी होता है? तो मधुमेह के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें, मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी? जो मिर्च होता है उसकी बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी? अर्का लोहित, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूस सदाबहार, पंतसी वन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूसा सदाबहार। जो पूस सदाबहार है दोस्तों, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो पूसा सदाबहार जो होती है, इसको हम सभी लोग पूसा सदाबहार कहेंगे। पूस से नहीं होगा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार मिर्च की जो 12 मासिक अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुवर्षीय किस्म है, ठीक है। और यह किस्म कितने कह सकते हैं कि वर्ष में 2 से 3 फसलें देती है। कितनी फसलें देती है? तो पूसा सदाबहार वर्ष में 2 से 3 फसलें प्रदान करने का कार्य करती है। जो इसकी फलियां होती हैं तो पकने पर कैसी होती है? तो चमकीली हो जाती है। रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। पर्ण कंचन मोजैक वायरस के प्रतिरोधी होती है। यह जो पूसा सदाबहार किस्म है, पर्ण कंचन और मोजैक वायरस के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अच्छा, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 कुंटल सूखी मिर्च प्रदान करने का कार्य करती है। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनको नोट करते हैं। जैसे कि ये तो पता ही हो गया कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है, तो पूसा सदाबहार हो गई। कितनी फसलें देती है? 2 से 3 फसलें देती है। 2 से 3 फसलें प्रदान करने का कार्य करती है। पकी जो फलियां होती हैं, फलियां पकने पर चमकीली लाल रंग की होती हैं। तो फलियां पकने पर चमकीली लाल रंग की होती हैं। और अगर रोग रोधी की बात की जाए, प्रतिरोधी किस्म कौन किन के प्रति है? जैसे कि जब प्रतिरोधी किस्म की बात होगी तो पर्णकंचर और मोजैक वायरस। पर्णकंचन मोजैक वायरस, ठीक है, प्रतिरोधी किस्मों के अंतर्गत शामिल है। इसके प्रति कह सकते हैं कि सहनशीलता को बढ़ावा प्रदान करेगी, ठीक है। खैर, और उपज की बात की जाए तो 15 से 20 कुंटल सूखी मिर्च प्रदान करती है। 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सूखी मिर्च प्रदान करती है।
तो एक बार फिर से नजर डालते हैं कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति जो 12 मासी प्रजाति पूसा सदाबहार है, 2 से 3 फसलें प्रदान करने का कार्य करती है। जो इसकी फलियां होती हैं पकने पर चमकीले लाल रंग की होती हैं। पर्ण कंचन मोजैक वायरस के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 कुंटल सूखी मिर्च प्रदान करती है। निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है? करेले में कड़वापन किसके द्वारा होता है? कैप्सेसिन, क्वेरसिटीन, मेर्मोडेरकोसिन। तो जो करेले में कड़वापन होता है किसके कारण होता है दोस्तों? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेमोडेरकोसिन। मेमोडेरकोसिन, जो सी आपका विकल्प हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुछ अन्य की बात की जाए, जैसे करेले की तो हम सभी लोगों ने समझ ही लिया, वहीं प्याज का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्वेरसिटीन के कारण प्याज का पीला रंग होता है। मिर्च में जो चरपराहट होती है किसके कारण होती है? तो मिर्च में जो चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण होती है। और मूली में जो तीखापन होता है आइसोसाइनेट के माध्यम से होता है। तो आइए इन सबको नोट करते हैं। प्याज का पीला रंग, प्याज का जो पीला रंग है अगर इसकी बात की जाए तो क्वेरसिटीन। ठीक है। और मिर्च में चरपराहट, मिर्च में जो चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण होती है। मिर्च में चरपराहट किसके कारण? तो कैप्सेसिन के कारण हो गई। ठीक है। वही जो मूली में तीखापन है, मूली में तीखापन मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण। ठीक है। और मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। ये कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनको याद रखिए। और करेले में जो कड़वापन होता है मेमोडेरकोसिन के कारण होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म फल नाशपाती के आकार होता है? कह रहा है कि जो टमाटर होता है उसकी कौन सी किस्म का जो फल नाशपाती, जो टमाटर की किस्म होती है दोस्तों नाशपाती के आकार से किस प्रकार की किस्म से मिलता जुलता है? तो पंत बहार, पूसा रूबी, हिसार लालिमा, पंजाब छुहारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब छुहारा। तो जो पंजाब छुहारा होता है टमाटर की एक किस्म है। सबसे पहली बात तो ये पंजाब छुहारा किसकी किस्म है? तो पंजाब छुहारा टमाटर की किस्म है। और इसके जो फल होते हैं किस प्रकार होते हैं? तो इसके फल अमूमन देखने में नाशपाती के आकार के बीज रहित होते हैं, और कह सकते हैं कि समान रंग से मिलते जुलते हैं। और जो दीवार होती है दोस्तों मोटी और ठोस होती है। इसे आमतौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में उगाने की सिफारिश करी गई है। तो पंजाब छुहारा, इसको नोट करते हैं। पंजाब छुहारा ये है क्या? टमाटर की किस्म। पंजाब छुहारा टमाटर की किस्म के अंतर्गत किस प्रकार का है दोस्तों? तो इसके फल नाशपाती के आकार के होते हैं। इसके फल नाशपाती के आकार के होते हैं। ठीक है। और दीवार जो होती है इनकी मोटी एवं ठोस होती है। अच्छा, यह किस्म जो होती है संसाधन हेतु दूरस्थ बाजार में विपणन हेतु उपयुक्त रहती है। इसे यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में उगाने की सिफारिश की गई।
उगाने की सिफारिश की गई। तो ये तो हो गया। उम्मीद है सभी इन सभी बिंदुओं से आप सभी लोगों अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका प्रश्न क्या है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ या फिर पश्चिम बंगाल? तो जब बात सब्जी अनुसंधान की होगी, जो आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वहीं कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की अगर हम बात करें, जैसे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, हालांकि इन सब पर हम सभी लोग पूर्व में अच्छे से बात कर चुके हैं, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है? तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? लखनऊ में स्थित। तो इन सभी को हम नोट करते हैं, कई बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो कानपुर यूपी। अगला हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली। वहीं गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो लखनऊ में स्थित है। तो एक बार फिर से समझते हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जब बात दलहन अनुसंधान संस्थान की होगी, यह कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर में बरेली में स्थित है। वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेंदा का जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वह क्या होती है? अक्सर दोस्तों प्रति हेक्टेयर बीज दर के हिसाब से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होगी? हो जाएगी इसकी 1.5 किलोग्राम का है कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उचित रहेगा, या फिर 2 किलोग्राम, या इसके अलावा हम सभी लोग 2.5 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर का प्रयोग उचित रहेगा। तो जब बात गेंदे की होगी दोस्तों सीड रेट की, तो करीब जैसे कि जो गेंदा होता है उसकी 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए जो 300 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं, ठीक है। और वहीं जो मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर माह में करी जाती है। सीधी बुआई के लिए अमूमन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज पर्याप्त रहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही जवाब इसका हो जाएगा आपका। तो जब बात होगी पौध तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए, तो करीब 300 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। पौध तैयार करने के लिए कितना? 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर में पौध तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर में पौध तैयार करने के लिए 300 से 450 ग्राम बीज।
वही मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर माह में करी जाती है। सीधी बुआई के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर ठीक ठाक मानी जाती है। तो सीधी बुआई के लिए सीधी बुआई के लिए 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ग्लेडियोलस की प्रजाति कौन सी? आपके ऑप्शन हैं ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी ये सभी ग्लेडियोलस की प्रजातियों के अंतर्गत शामिल है। और ग्लेडियोलस की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि ज्वाला जो है NBRI लखनऊ के द्वारा निकाली गई, ठीक है। और इसकी जो स्पाइक होती है इसकी लंबाई करीब, पहले इसको समझ लेते हैं फिर नोट करेंगे हम सभी लोग। तो ज्वाला जो है NBRI लखनऊ के द्वारा निकाली गई और इसके जो स्पाइक होता है उसकी लंबाई करीब 65 सेंटीमीटर होती है। वह जो एक स्पाइक होता है, एक स्पाइक में करीब 14 से 18 फ्लोरेट्स के आसपास शामिल होते हैं, ठीक, इनकी संख्या शामिल होती है। और जो गजल होता है, गजल किस्म को भी NBRI लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। तो नोट करते हैं, जैसे कि जो हमारी ज्वाला किस्म है जो ज्वाला किस्म है तो यह किसके द्वारा विकसित की गई? NBRI लखनऊ के द्वारा। NBRI लखनऊ के द्वारा विकसित है, ठीक है। और जो इसके स्पाइक की लंबाई होती है स्पाइक की लंबाई करीब 65 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एक स्पाइक में एक स्पाइक में 14 से 18 फ्लोरेट्स होते हैं। चौदह से 18 फ्लोरेट्स होते हैं। और गजल की बात की जाए, गजल को समझते हैं। जो गजल है यह भी NBRI लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। NBRI लखनऊ के द्वारा विकसित अगर अन्य किस्मों की बात की जाए, मनीषा, मनहर, अर्चना, मनमोहिनी, मुक्ता, पीतांबर, त्रिलोकी ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। जबकि IIHR बेंगलोर से विकसित किस्मों की बात की जाए तो आरती, अप्सरा, मीरा, पूनम, सपना, शोभा इत्यादि ये सभी दोस्तों किसमें इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो NBRI की बात की जाए अगर NBRI से संबंधित अन्य किस्मों की, NBRI से विकसित अन्य किस्में, यहां पर बात लखनऊ की हो रही है। कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? तो मनीषा, मनहर, मुक्ता, पीतांबर ये सभी इसके अंतर्गत, त्रिलोकी ये सभी NBRI लखनऊ से विकसित अन्य किस्मों के उदाहरण है। अच्छा, जो IIHR बेंगलुरु की बात की जाए, IIHR बेंगलोर IIHR जो बेंगलोर है इससे विकसित किस्मों की आरती, अप्सरा,
आरती, अप्सरा, मीरा, पूनम, ये सभी किसमें इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। तो ग्लेडियस प्रजाति कौन कौन सी हो जाएंगी, ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी, ये उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है, जो भिंडी में लगने वाला सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है, जड़ विगलन, चूड़ी फफूंद, पीला सिरा मोजैक या तुलसीता रोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, भिंडी से की जो सबसे प्रमुख गंभीर रोग है पीत सिरा मोजैक, येलो वेन मोजैक, जो पीला सिरा मोजैक वो है रोग, यह भिंडी से संबंधित प्रमुख गंभीर रोगों में से एक है। इस रोग का संचालन व्हाइट फ्लाई के माध्यम से, जो सफेद मक्खी होती है, इसके माध्यम से होता है, और यह वायरस कह सकते हैं कि वायरस के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा नहीं। तो यह किसके द्वारा होता है, जब रोग का संचारण किसके द्वारा होता है, रोग का संचारण सफेद मक्खी, रोग का संचारण सफेद मक्खी के माध्यम से होता है। वहीं यह जीवाणु या फिर वायरस के माध्यम से होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। तो यह वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें ग्रसित होने पर कौन कौन सी समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं, तो पत्तियों की जो नसें होती हैं पीली पड़ जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, फल निर्माण जो होता है प्रभावित होता है, और इस जो फल छोटे कुरूप कह सकते हैं कि अत्यंत कठोर हो जाते हैं। इस रोग के कारण 80 से 90% के करीब 10 दिन के अंतराल पर 4 से 5 छिड़काव कर दिए जाने चाहिए। तो खैर यहाँ पर बात हो जब भिंडी के सबसे प्रमुख गंभीर रोग की, तो पीला सिरा मोजैक तो वायरस के द्वारा होता है, और रोग का संचारण किसके माध्यम से होता है, तो व्हाइट फ्लाई के माध्यम से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके कौन कौन से, श्रीनगर, लखनऊ, बेंगलोर, बीकानेर। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका कहां पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH कहां स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च IISR कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। जबकि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहां स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। तो आप ऐसे याद रखिए, वानस्पतिक विष फिश ये कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। खैर नोट करते हैं। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये तो कहां स्थित है, आपका प्रश्न हो गया। अगले कुछ बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। देखने की जैसे कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, इसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, कभी कभी सीधे तौर पर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता तो NBRI कहेंगे। यह कहां स्थित रहेगा, लखनऊ में स्थित रहेगा। अगला हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। ये इतनी बार आया हुआ है, अगर आप सभी लोग सीरियस तौर पर तैयारी कर रहे होंगे तो याद ही हो गया होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में क्या कहेंगे, IISR। ये कहां पर स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। वही नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स NBFGR,
नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। यह कहां स्थित है? इसको हम सभी लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? NBFGR लखनऊ। ये हो गए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI लखनऊ, IISR लखनऊ और NBFGR यह भी लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें कि गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत होता है। आपका ऑप्शन दिया गया कौन कौन से? 80%, 85%, 90% या फिर 95%। तो गुणसूत्र DNA एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन हिस्टोन के बने होते हैं दोस्तों। गुणसूत्रों में RNA और लिपिड्स भी होते हैं। जो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें RNA के साथ साथ लिपिड्स भी होते हैं। तो गुणसूत्र में उपस्थित कुल प्रोटीन का करीब 95% हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अच्छा, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्डेयर महोदय के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर महोदय के द्वारा किया गया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों। आपका एग्जाम काफी नजदीक है। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि हिस्टोन प्रतिशत का लगभग कितना है। तो जो गुणसूत्र होते हैं DNA तथा एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन हिस्टोन के बने होते हैं। गुणसूत्रों में RNA और लिपिड्स भी होते हैं। कुल प्रोटीन का करीब 95% हिस्टोन प्रोटीन होती है। और इस शब्द का जब प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्डेयर महोदय के द्वारा किया गया था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।